नमस्ते दोस्तों। मानव जो कि 10,000 साल पहले इस दुनिया में अपना वर्चस्व को स्थापित करने के रेस में था और जो भी हमने बड़ी खोजें की वो लगभग पिछले 300 साल पहले ही की है। न्यूटन के लॉ हो या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एडिसन का बल्ब हो या टेस्ला का अद्भुत दिमाग। मेरा कहना है कि विकास में हमें टाइम लगता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस के ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन के अनुसार हमारे जो कंप्यूटर है उन्हें इतना टाइम नहीं लगता। विकास की इस अद्भुत जर्नी में अगर कंप्यूटर मोर्स लॉ को फॉलो करते रहे तो अगले 100 साल में ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये मशीन रिप्लेस कर देगी और इसका उदाहरण हम देख भी रहे हैं सोफिया या एलेक्सा के माध्यम से। आज की मूवी इसी मशीन वर्ल्ड के कंसेप्ट पर है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सब्सक्राइब तो करो। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूएसए का एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। उसी समय यूएस में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उसी मिशन के हेडक्वार्टर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि माजिद अल खोई जो कि एक आतंकवादी है वो उस पाकिस्तान वाले आदमी से 37% मैच हो रहा है। उनके एडवांस ड्रोन से भी उसका मैच 51% हो रहा है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का तो मिशन रद्द करने का मन था, लेकिन जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रेसिडेंट को कॉल करते हैं तब प्रेसिडेंट मिसाइल फायर करने का ऑर्डर देते हैं जॉइंट शिप को और उस जगह को मिसाइल से उड़ा दिया जाता है। मूवी फिर 3 लोगों की तरफ मुड़ती है। जेरी जो कि कॉपी कबाना में काम कर रहा था, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ अच्छी नहीं थी। जब वो अपने कार्ड से पैसे निकालता है तभी उसके बैंक में कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन देखने वाली एक बात थी, एटीएम के कैमरा से कोई उस पर नज़र रख रहा था और ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। उसे उसके माँ से पता चलता है कि उसका भाई जो कि एक मिलिट्री मैन था वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके फ्यूनरल में हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा थे। जेरी की अपने फैमिली से भी नहीं जमती, लेकिन उसे क्या पता अभी उसकी लाइफ सब बदलने वाली होती। ये सीन कट होके हमें रेचल दिखाई दी जाती है। उसकी भी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी, अपने पति से नहीं बनती थी। रेचल का बेटा कैनेडी सेंटर में म्यूजिक बजाने के लिए जा रहा था, तभी एक व्यक्ति 5913 बोलकर रेचल के बेटे का बैग उठा ले जाता है, पर ये किसी को दिखता नहीं। और दूसरी तरफ जेरी अपना चेक जो कि उसके घर वाले ने उसे दिया था उसे विड्रॉल करने लगता है, तभी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दिया जाता है कि उसके अकाउंट में बहुत सा पैसा है और उसके घर पहुंचने पर बहुत से पार्सल उसके लिए आए थे। उसे खोलने पर उसमें वेपन थे, लेकिन ये सब जेरी के साथ कौन कर रहा था। उसे अननोन नंबर से कॉल आता है और उसे एक महिला कहती है कि एफबीआई उसके घर पर रेड करने वाली है। 24 सेकंड में उसे मैकविन स्टेशन पहुंचना होगा, पर जेरी उसकी बात नहीं सुनता और एफबीआई वाले उसे पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं। एजेंट मॉर्गन उसे इंटरोगेट करते समय पूछते हैं कि उसके पास $75,000 कहाँ से आए। जेरी को कुछ नहीं पता था, लेकिन एजेंट मॉर्गन उसे बताते हैं कि वो सब पैसा सिंगापुर के एक बैंक से आया जो कि हिजबुल्लाह जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकाउंट से आया है। मतलब इनडायरेक्टली जेरी टेररिस्ट था उनकी नज़र में। रेचल को भी उसी लेडी का कॉल आता है, उसे वो जेरी के पास जाने को कहती है। उसी समय एजेंट मॉर्गन को एजेंट पेरेज मिलती है जो कि एयरफोर्स स्पेशल
इन्वेस्टिगेशन से थी। वो इथेन शॉ मतलब जेरी का भाई और जेरी के केस पर काम कर रही थी। फिर FBI के सिक्योरिटी कैमरा से कोई अचानक फैक्स मशीन को हैक कर जेरी को कॉल करने के लिए परमिशन दी जाती है और वो लेटर था अटॉर्नी जनरल ऑफिस से। वो लेडी आखिर थी कौन जो कि जेरी रेचल पर सिक्योरिटी कैमरा से नजर रख रही थी, जिसे चाहे उस मशीन को कंट्रोल कर रही थी। जेरी जब कॉल करता है तब उसी लेडी ने वो कॉल पिकअप कर लिया था और उसे कहती है कि उसका एस्केप प्लान रेडी है, लेकिन जेरी कुछ समझे उससे पहले एक क्रेन आकर उसके फ्लोर को हिट करती है और उसे भागने को कहती है। वो स्टेशन पर आ गिरता है। उसी समय उसकी नज़र स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड में जाती है। उस पर लिखा था जेरी को ट्रेन पकड़नी है। वो ट्रेन लेता है। ट्रेन में सोए हुए एक व्यक्ति के फोन पर एक फोन आता है जिस पर लिखा था आंसर नाउ जेरी। वो फोन उसी लेडी का था। उसे वो कहती है कि तीसरे स्टेशन तक उसे उसी ट्रेन में रहना है और तीसरे स्टेशन आने के बाद उसे उस स्टेशन के नीचे आना है। जब जेरी उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करता और दूसरे ट्रेन में जाता है तब वो पूरी ट्रेन को ही रिवर्स चलाती है और विल्सन स्टेशन तक ले जाती है। वो लेडी जेरी के ना कहने पर आसपास के सभी लोगों को फोन लगाती है और बताती है कि जेरी एक आतंकवादी है, तो मन मार के जेरी को उसका सुनना पड़ता है। जेरी उस स्टेशन के नीचे आता है। रेचल वहाँ गाड़ी लेकर तैयार थी। वो दोनों झगड़ा करते हैं बट रियलिटी समझने के बाद वो दोनों पुलिस से बच के निकलते हैं और फिर लंबे चेसिंग के बाद वो बच कर निकलते हैं। वो लेडी तो ट्रैफिक कंट्रोल लाइट को भी कंट्रोल कर रही थी। वो लेडी तो जंकयार्ड के मशीनों को भी कंट्रोल कर रही थी। देखने वाली एक बात होती है कि उसने उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल किया जो सभी किसी ना किसी रूप से इंटरनेट से कनेक्ट थी। वो लेडी उन दोनों को अगेन कोई कोऑर्डिनेट देती है, उन्हें उस जगह पहुंचना था। और दूसरी तरफ एजेंट पेरेज इथेन के प्राइवेट घर निकलती है। उसी समय हमें दिखाया दिया जाता है कि एक टेस्ट मिलिट्री साइट जहां पर एक आदमी लोगों को बता रहा था कि उन्होंने एक क्रिस्टल बनाया है जो कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर एक्सप्लोजिव बन सकता है। उन पर भी उस लेडी की नज़र थी। उनके प्रोडक्शन लाइन में से एक क्रिस्टल को वो लेडी दूसरी तरफ डिलीवर करने का आदेश देती है कंप्यूटर के माध्यम से। अगेन ये मशीन जो कि इंटरनेट से कनेक्ट थी। हमें दिखाते हैं वो डिलीवरी होती है हसद इंस्ट्रूमेंट रिपेयर शिकागो में। उस दुकान का ओनर वही था जो रेचल के बेटे का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का 5913 बॉक्स लेकर निकला था स्टेशन से जब रेचल उसके बेटे को छोड़ने आई थी। वो लेडी उस ओनर को उस इंस्ट्रूमेंट में एक डिवाइस इम्प्रिंट करने को कहती है और दूसरी डिलीवरी एक ज्वेलरी शॉप में होती है जहां पर वो लेडी उस आदमी से कहती है कि उसे उस क्रिस्टल का नेकलेस बनाना है और फिर वो नेकलेस बनने के बाद वो डिलीवर कर देता है। वो म्यूजिकल बॉक्स वाला आदमी जेरी और रेचल से आकर मिलता है और उन्हें एक एड्रेस देकर भागने लगता है बट उस लेडी को ये पसंद नहीं आता। तब वो उसे मार डालती है। वो लेडी उन्हें फिर से कोऑर्डिनेट्स देती है। उन्हें इस बार इंडियाना पुलिस इंडियाना पहुंचना था 11 बजे से पहले। एजेंट प्रेस इथेन शॉ के घर में तलाशी कर रही थी और दूसरी तरफ एजेंट मॉर्गन उस मरे हुए आदमी की तफ्तीश कर रहा था। एजेंट मॉर्गन सोच रहे थे कि कोई साइबर टेररिस्ट उनके कंप्यूटर में घुस गया है। एजेंट प्रेस को इथेन के घर एक ड्राइव मिलती है लेकिन उसे खोलने के ट्राई में उसे एयरफोर्स सेक्रेटरी ट्रेस कर उसे अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी तरफ वो दोनों इंडियाना में पहुंचते हैं। उनका नेक्स्ट टास्क था एक ब्रीफकेस को चुराना। इसके लिए उन्हें एक आर्मेड ट्रक से
बंदूकें चुराकर उस ब्रीफकेस वाले लोगों को लूटना था। दूसरी तरफ एजेंट प्रेस को पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस उन्हें बताते हैं कि इथेन शॉ उनके लिए काम कर रहा था। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बताते हैं कि यूएसए को 200 से ऊपर टेररिस्ट धमकियां मिली है। तो क्या रियली में साइबर अटैक हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के कहे अनुसार तो ये बात इस समय ठीक लग रही है। जेरी और रिचेल एक मॉल के टीवी रूम में आने के बाद वो लेडी बताती है कि वो सभी सोशल साइट, इंटरनेट, लॉग, टेक्स्ट मैसेजेस, जीमेल जो कि भेजे गए आए, सर्विलेंस, ट्रैफिक कैमरा, इन सभी को कंट्रोल कर सकती है। वो बताती है कि उसे एक परफेक्ट यूनियन बनाना है जिससे कि जस्टिस बनी रहे। तब जाकर हमें पता चलता है कि ये कोई साइबर अटैक नहीं, ना ही कोई व्यक्ति, ये लेडी तो खुद एक कंप्यूटर है, मतलब कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में एआई। वो एआई पेंटागन में था जिसका नाम था आर्या, जो कि मेजर विलियम एजेंट प्रेस को बताते हैं पेंटागन में। आर्या एक ईगल आई डिपार्टमेंट में एक सुपर कंप्यूटर से भी फास्टर और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है पेंटागन में। आर्या का काम होता है सभी मूवमेंट पर नज़र रखना और उसके लिए डाटा गैदर करना ताकि यूएस टेररिस्ट से या दूसरे किसी कंट्री से तैयार रहे। ये जस्ट लाइक एक सीक्रेट एजेंसी है, सिर्फ एआई के रूप में। गाइस, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं आगे की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पार्ट में डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ यहाँ क्लिक करके मूवी एक्सप्लेन एंजॉय करें या फिर आई बटन पर या फिर हमारे चैनल जाए। थैंक यू।